हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंपटीशन रूफ चैनल। स्टूडेंट्स, आज हमारी हिंदी साहित्य की दूसरी वीडियो होगी जो कि हम आरओ भाग 1 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है उससे हम ले रहे हैं और हमने गद्य खंड को प्रारंभ किया हुआ है। इससे पहले मैं आप लोगों को पहले पार्ट की वीडियो उपलब्ध करवा चुकी हूँ। तो आप कुछ बच्चों का डाउट है कि हम 2018 के सिलेबस को कवर करें या फिर 2023 या 24 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसको कवर किया जाए। तो विद्यार्थियों, मैं आप सभी को बताना चाहूँगी, सिलेबस चाहे जो भी हो, एनसीईआरटी तो आपको कवर करनी ही पड़ेगी, है ना। क्योंकि एनसीईआरटी के जो राइटर हैं, उनकी जो रचनाएं हैं और उनके जो पार्ट हैं वो तो आपको कवर करने ही पड़ेंगे। एनसीईआरटी आपको अनिवार्य रूप से पढ़नी चाहिए, चाहे तो हिंदी साहित्य का इतिहास ही क्यों ना आए। तो जब तक वैकेंसी आती है या जब तक कोई नोटिस आता है तो हम एनसीईआरटी को कंप्लीट कर लेते हैं और मेरा साथ हमेशा आपका बना रहेगा। बस आप वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने, आप अपने टाइम का यूटिलाइज करें। घर पर भी मैं हमेशा बोलती हूँ, सेल्फ स्टडी को समय ज़रूर दें। तो लेट ना करते वीडियो को शुरू कर लेते हैं। कुछ शब्दों के आलोक से कुछ पंक्तियां हैं। समय ही वह रंग है जो अनेक अनेक रंगों में विभाजित होता है और पठन पाठन प्रक्रिया द्वारा फिर एक हो जाता है। यहाँ आप जो पिक्चर देख रहे हैं वो कृष्णा सोबती जी का है। कृष्णा सोबती जी का जो जन्म है सन 1925 में गुजरात, पश्चिमी पंजाब, वर्तमान में जो है पाकिस्तान में। इनकी कुछ रचनाएं हैं: जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम। तो विद्यार्थियों, प्रश्न जो है बड़े सीधे सीधे नहीं आते हैं, बल्कि इस तरीके से आते हैं। इनकी बहुत सारी रचनाएं आपको एग्जाम में दी जाती है, फिर पूछा जाता है कि इनका ये उपन्यास है, कहानी है या शब्द चित्र है। तो इसके लिए क्या है कि आपको बार बार अभ्यास, वीडियो को बार बार देखना, सुनना या अपने कुछ शॉर्ट नोट्स बनाना, इसके लिए आपको करना पड़ेगा। डार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, बादल के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे के कहानी संग्रह हैं। हम हशमत और शब्दों के आलोक में इनके शब्द चित्र संस्मरण हैं। और जो आज हम पाठ पढ़ेंगे वो इनके हम हशमत से ही शब्द चित्र लिया गया है। इनको जो सम्मान है वो हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मान मिल चुका है, हिंदी अकादमी का शलाका सम्मान भी मिल चुका है, हिंदी अकादमी का 72 सदस्य सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार इनको मिल चुके हैं। इनकी जो मृत्यु है वो हाल फिलहाल में 2019 में हुई थी। चलिए, ये जो इनके बारे में कुछ चीज़ें बताई गई हैं ये आप खुद से पढ़ लीजिएंगे। इनका एक थोड़ी सी विशेषता ये देख लेते हैं। भारत पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने हिंदी में कालजयी रचना लिखी उनमें कृष्णा सोबती का भी नाम पहली कतार में रखा जाता है। बल्कि यह कहना उचित होगा कि यशपाल का झूठा सच, ये भी आपको याद रखना है। झूठा सच किसका है? यशपाल का है। रही मसूम रजा का आधा गाँव, भीष्म साहनी का तमस के साथ साथ कृष्णा सोबती का जो जिंदगी नामा है, और जिंदगी नामा बच्चों क्या है? एक उपन्यास है। ये किस पर आधारित है? ये भारत पाकिस्तान की त्रासदी पर आधारित है। ठीक है। तो संस्मरण के क्षेत्र में इन्होंने हम हशमत शीर्षक से कुछ कृतियां लिखी हैं और इनका विशेष महत्व भी है, जिसमें अपने ही एक दूसरे व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने हशमत नामक चरित्र का सृजन कर एक अद्भुत प्रयोग का उदाहरण दिया है। कृष्णा जी की भाषिक प्रयोग में भी विविधता है। उन्होंने हिंदी की भाषा कथा भाषा को एक विलक्षण ताजगी दी है। इनकी भाषा में संस्कृत निष्ठ तत्समता है, उर्दू का बांकपन है, पंजाबी की जिंदा दिली इनकी रचनाओं में देखने को मिलती है। जो हम पाठ पढ़ेंगे बच्चों वो है मियां नसरुद्दीन, और ये एक शब्द चित्र है। किससे लिया गया? हम हशमत से। तो आप तीनों को देखो किस तरीके से आपको पढ़ना है। जब आप याद करोगे, शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो इसी प्रकार से आपको बनाने हैं। इसमें खानदानी नान भाई मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचि और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। मियां नसरुद्दीन अपने मसीही अंदाज से रोटी पकाने की कला और अपने खानदानी महारत को बताते हैं। वे ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने का असली हुनर मानते हैं। ठीक है, तो पाठ को शुरू कर लेते हैं। मियां नसरुद्दीन। इससे पहले हम इसके कुछ शब्द अर्थ कर लेते हैं, क्योंकि इसके जो शब्द अर्थ हैं थोड़े कठिन भी हैं और पेपर में पूछे भी जाते हैं। और ये जो प्रश्न उत्तर आप बच्चों देख रहे हैं ये आपको अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ आपको मुहावरे भी दिए गए हैं। पहला शब्द है नान बाई, तरह तरह की रोटी पकाने बनाने बेचने का काम करने वाला। दूसरा शब्द है काइयाँ, काइयाँ मतलब धूर्त या चालाक। परेशानी, माथा या मस्तक, पेशानी शब्द है पेशानी, माथा या मस्तक को हम पेशानी कह देते हैं। अखबार नवीस, पत्रकार। खुराफात, शरारत। इल्म
जानकारी, ज्ञान या विद्या। नगीना साज, नगीना जड़ने वाला। मीना साज, मीनाकारी करने वाला। रंगरेज, कपड़े रंगने वाला। वालिद को हम क्या कहते हैं? पिता कहते हैं। ये सारे शब्द उर्दू के हैं। अख्तियार करना मतलब अपनाना। मरहूम मतलब जिसकी मृत्यु हो चुकी हो। मोहलत मतलब कार्य विशेष के लिए मिलने वाला समय। लम्हा भर, क्षण भर। नसीहत मतलब सीख या शिक्षा। बजा फरमाना, ठीक बात कहना। बजा फरमाना मतलब ठीक बात कहना। शागिर्द मतलब शिष्य, ये भी ध्यान रखना है। परवान करना, उन्नति की तरफ बढ़ना। जमात, कक्षा या श्रेणी। रुखाई, उपेक्षित भाव। तरेरा मतलब घूर कर देखना। रुमाली, एक प्रकार की रोटी जो रुमाल की तरह बड़ी और बहुत पतली होती है। जहमत उठाना, तकलीफ, झंझट, कष्ट। मजमून, मामला या विषय। तो ये सारे शब्दों को आप ध्यान रखेंगे। आप जो है पाठ में आए वाक्यों का इस्तेमाल भी करना आपको आना चाहिए, कभी कभी ये भी पूछ लेता है। ठीक है, तो और आपसे कुछ क्रिया विशेषण के शब्द भी इसमें दिए हैं, ये भी आपको पाठ के उपरांत हल करने हैं। तो आइए विद्यार्थियों, अब पाठ को पढ़ते हैं कि ना ये इसमें जो है मियाँ नसरुद्दीन किस स्वभाव के व्यक्ति है और कैसे बातचीत करते हैं। आप ये जो पिक्चर देख रहे हैं ये इसमें मियाँ नसरुद्दीन की पिक्चर है, जो कि रोटी बनाने का कार्य कर रहे हैं। एक इनकी भट्टी जल रही है जहाँ पर अनेक प्रकार की रोटियां बन रही हैं। ठीक है, चलिए। साबो उस दिन मटिया मेल की तरफ से न गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजारों मसीहों के धूम धड़क्के में नान भाइयों के मसीहा मियाँ नसरुद्दीन को कैसे तो पहचानते और कैसे उठाते लुत्फ उनकी मसीही अंदाजी का। मसीही अंदाजी अर्थात सेनापति की तरह बातें करना। हुआ यह कि हम दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गड़ैया मोहल्ले की ओर निकल गए। एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर सनते देख ठिठके। सोचा सेवइयों की तैयारी होगी, पर पूछने पर मालूम हुआ खानदानी नान भाई मियाँ नसरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। मियाँ मशहूर हैं 56 किस्म की रोटी बनाने के लिए। तो ये प्रश्न विद्यार्थियों कई बार आता है, किसके लिए प्रसिद्ध है। हमने जो अंदर झांका तो पाया मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे हैं। मौसमों की मार से पका चेहरा, आंखों में काइयां, भोलापन और पेशानी पर मंजे हुए कारीगर के तेवर। हमें ये सब शब्दों के अर्थ में बता चुकी हूँ कि उनका जो है वो देखने में कैसे थे। आप लोगों से कभी कभी रेखा चित्र भी किसी व्यक्ति का पूछ लिया जाता है कि नान भाई का रेखा, ये जो नसरुद्दीन का रेखा चित्र खींचिए, तब आपको ये पता होना चाहिए उसमें क्या शब्द ऐड किया गया है। हमें घाक समझ मियाँ ने नजरें उठाई। फरमाइए, झिझक से कहा। आपसे कुछ सवाल पूछने थे, आपको वक्त हो तो। मियाँ नसरुद्दीन ने पंच हजारी अंदाज से सिर हिलाया। पंच हजारी अंदाज से सिर हिलाना, सेनापति की तरह सिर हिलाना। निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर यह तो कहिए आपको पूछना क्या है। फिर घूर कर देखा और जोड़ा, मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो। यह तो खोजियों की खुराफात है। हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम है। खैर, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ उठाई है तो पूछिए, क्या पूछना चाहते हो। पूछना यह था कि किस्म किस्म की रोटी पकाने का इल्म आपने कहाँ से हासिल किया। मियाँ नसरुद्दीन ने आंखों के कंचे हम पर फेर दिए, फिर तैर कर बोले, क्या मतलब। पूछिए साहब, नान भाई इल्म लेने कहीं और जाएगा क्या? नगीना साज के पास, क्या आईना साज के पास, क्या मीना साज के पास, या रफूगर रंगरेज या तेली तंबोली से सीखने जाएगा? क्या फरमा दिया साहब, यह तो हमारी खानदानी पेशा ठहरा। हाँ, इल्म की बात पूछिए तो कुछ भी सीखा अपने वालिद उस्ताद से। अर्थात ये कह रहे हैं कि हमने जो अपना ये कारोबार सीखा है वो हमारा खानदानी है और हमने अपने वालिद से क्या ली है, इल्म ली है। इल्म अर्थात विद्या। मतलब यह है कि हम घर से न निकले कि कोई पेशा अख्तियार करेंगे। जो बाप दादा का हुनर था वही उनसे पाया और वालिद मरहूम के उठ जाने पर आ बैठे उन्हीं के ठीए पर। आपके वालिद? मियाँ नसरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी भट्टी में गुम हो गई। लगा गहरी सोच में है, फिर सिर हिलाया। क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया। हाँ, हमारे वालिद साहब मशहूर थे मियाँ बरकत शाही नान भाई गड़ैया वाले के नाम से। तो यहाँ से ये प्रश्न भी विद्यार्थियों आपसे पूछा जा सकता है कि मियाँ बरकत शाही नान भाई उनके पिता किस नाम से फेमस थे? नान भाई गड़ैया वाले के नाम से। गड़ैया वाला शब्द बच्चों आपको याद रखना है। और उनके वालिद यानी कि हमारे दादा साहिब आला नान भाई मियाँ कल्लन। तो कल्लन क्या थे? इनके दादा थे। आपको इन दोनों में से किसी की भी नसीहत याद हो
नसीहत काहे की मियाँ, काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। हाँ, बजा फरमाया है, पर यह तो बताइए ही बताइए, जब आप अपनी भट्टी की ओर इशारा किए, इस काम पर लगे तो वालिद साहब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा। नसरुद्दीन साहब ने जल्दी जल्दी 2-3 कश खींचे, फिर गला साफ किया और बड़े अंदाज से बोले, अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बताइए, दिए देते हैं। आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहता है, कहे आलिफ, बच्चा कहता है अलिफ, कहे बे, बच्चा कहता है बे, कहे जीम, बच्चा कहता है जीम। इस बीच उस्ताद जोर का एक हाथ सिर पर धरता और शागिर्द चुपचाप परवान करता। समझे साहिब, एक तो पढ़ाई ऐसी और दूसरी बात बीच में छोड़ सामने से गुजरते मीर साहिब को आवाज़ दे डाली। अब यहाँ पे मीर साहिब भी आपसे पूछा जा सकता है, तीसरा पात्र यहाँ पे आ गया है। कहो भाई मीर साहब, सुबह ना आना हुआ, पर क्यों? मीर साहिब ने सिर हिलाया, मियाँ अभी लौट के आते हैं तो बतावेंगे। आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कह रहे थे ना? इस बार मियाँ नसरुद्दीन ने यूं सिर हिलाया कि सुकरात हो। हाँ, एक दूसरी पढ़ाई भी होती है, सुनिए। अगर बच्चे को भेजा मदरसे तो बच्चा न कच्ची में बैठा, न बैठा पक्की में, न दूसरी में, और जा बैठा तीसरी में। हम यह पूछेंगे कि उन तीनों जमातों का क्या हुआ, उन तीनों क्लासों का। अपना ख्याल था कि मियाँ नसरुद्दीन नान भाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे, पर वह हम ही पर दागते रहे। आप ही बताइए, उन 2 जमातों का क्या हुआ? यह बात मेरी समझ के तो बाहर है। इस बार शाही नान भाई मियाँ कल्लन के पोते अपने बचे कुचे दांतों से खिलखिलाकर हंस दिए। मतलब मेरा क्या साफ न था। लो साहिबो, सभी साहब हुआ जाता है, जरा सी देर को मान लीजिए। हम बर्तन धोना ना सीखते, हम भट्टी बनाना ना सीखते, भट्टी को आँच देना ना सीखते, तो क्या हम सीधे सीधे नान भाई का हुनर सीख जाते? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मियाँ नसरुद्दीन अपने संघर्ष की कहानी बता रहे हैं कि हमने सारे कार्य किए हैं, एकदम से मुझे रोटी बनानी नहीं आ गई। मियाँ नसरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसे देखा किए कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो। फिर बड़े ही मंझे अंदाज में कहने का मतलब साहिब यह है कि तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। सिर हिलाया है साहिब, माना। मियाँ नसरुद्दीन जोश में आ गए। हमने न लगाया होता खोमचा तो आज क्या यहाँ बैठे होते? मियाँ को खोमचे वाले दिनों में भटकते हुए हमने बात का रुख मोड़ा। आपने खानदानी नान भाई होने का जिक्र किया, क्या यहाँ और भी नान भाई हैं? मियाँ ने घूरा, बहुतेरे हैं, पर खानदानी नहीं। सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई है एक बात। हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूँ कहा, मियाँ नान भाई कोई नई चीज़ खिला सकते हो, हुक्म कीजिए जहाँ पना। बादशाह सलामत ने फरमाया, कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो ना आग से पक सके ना पानी से बने। क्या उनसे ऐसी चीज़ बनी? क्यों ना बनती साहिब, बनी, और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराई। लगा हमारा आना कुछ रंग लाया चाहता है, बेसब्री से पूछा, वह पकवान क्या था? कोई खासी चीज़ होगी? तो यहाँ पर लेखिका को लगा कि शायद हमारा आना यहाँ पे कामयाब हो गया, क्योंकि कोई ऐसी बात जो आग से भी ना बना हो कोई खाना और पानी भी जिसमें प्रयोग ना हुआ हो, तो ऐसा कौन सा खाना है? तो यहाँ पर लेखिका को ऐसा लगा, पत्रकार के रूप में वो इनके सामने गई थी। लगा हमारा मियाँ कुछ देर सोच में खोए, सोचा पकवान पर रोशनी डालने को कहा कि नसरुद्दीन साहिब बड़ी रुखाई से बोले, यह हम ना बतावेंगे, बस आप इतना समझ लीजिए कि एक कहावत है न कि खानदानी नान भाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। कहावत जब भी गढ़ी गई हो, हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर पूरी ही उतरती है। मजा लेने के लिए टोका, कहावत यह सच्ची भी है कि मियाँ ने तरेरा, और क्या झूठी है? आप ही बताइए, रोटी पकाने में झूठ का क्या काम? झूठ से रोटी पकेगी क्या? क्या पकती देखी है कभी? रोटी जनाब पकती है आँच से, समझे? सिर हिलाना पड़ा, ठीक फरमाते हैं। इस बीच मियाँ ने किसी और को पुकार लिया, मियाँ रहमत इस वक्त किधर हो? किधर को? अरे वह लोंडिया ने आई रुमाली लेने, शाम को मंगवा लीजो। मियाँ, एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी। यहाँ पे कुछ शब्द आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की भाषा के प्रयोग भी किए गए हैं। मियाँ, एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी। मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा ली, सो कुछ फुर्ती पा गए। पूछिए, अरे बात ही तो पूछिएगा, जान न ले लेवेंगे। उसमें भी अब क्या देर, 70 के हो चुके हैं। फिर जैसे अपने से ही कहते हो, वालिद मरहूम तो कूच किए, 80 पर क्या मालूम हमें इतनी मोहलत मिले ना मिले। इस मजमून पर हमसे कुछ कहते न बन आया तो कहा, अभी यही जानता था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा।
इस मजमून पर हमसे कुछ न बन आया तो अभी यह जानना था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा। मियाँ ने बेरुखी से टोका। वह बात तो पहले ही हो चुकी ना। हो तो चुकी साही, पर जानना यह था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम किया करते थे। अजी साहिब, क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हो? कह दिया ना कि बादशाह के यहाँ काम किया करते थे, सो क्या काफ़ी नहीं है? हम खिसियानी हंसी हंसी। है तो काफ़ी, पर जरा नाम लेते तो उस वक्त से मिला लेते। वक्त से मिला लेते खूब, पर किसे मिलाते जनाब आप वक्त से? मियाँ हंसे जैसे हमारी खिल्ली उड़ाते हों। वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया आज तक? खैर पूछिए, किसका नाम जानना चाहते हैं? दिल्ली के बादशाह का ही ना। उसका नाम कौन नहीं जानता? जहाँपना बादशाह सलामत। कौन से? बहादुर शाह जफर? मियाँ ने खींचकर कहा। फिर उलट पुलट के वही बात। लिख लीजिए बस यही नाम। आपको कौन बादशाह के नाम चिट्ठी रुक्का भेजना है कि डाक खाने वालों के लिए सही नाम पता ही जरूरी है? हमें बिटर बिटर अपनी तरफ देखते पाया तो सिर हिलाकर अपने कारीगरों से बोले, अरे ओ बब्बन मियाँ, बट्टी सुलगा दो काम से निपटे। या बब्बन मियाँ कौन है साहिब? मियाँ ने रुखाई से जैसे फांक ही काट दी हो। अपने कारीगर और कौन होंगे? मन में आया पूछ ले, आपके बेटे बेटियां हैं। पर मियाँ नसरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख मजमून ने छेड़ने का फैसला किया। इतना ही कहा, ये कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं? खाली शागिर्दी ही नहीं साहिब, गिन के मजूरी देता हूँ। 2 रुपए मन आटे की मजूरी, 4 रुपए मन मैदे की मजूरी। हाँ, ज़्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियां पका करती हैं? मियाँ को अब तक इस मजमून में कोई दिलचस्पी बाकी न रही थी, फिर भी हमसे छुटकारा पाने को बोले। बाकर खानी, शीर माल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाँव दीदा, गाजेबान, तुनकी। ये सब क्या है? रोटियों के नाम उन्होंने गिनवा दिए। फिर तेवर चढ़ाकर हमें घूरकर कहा, तुनकी पापड़ से ज़्यादा महीन होती है। महीन? हाँ, किसी दिन खिलाएंगे आपको। एकाएक मियाँ की आंखों की आंखें कुछ कौंध गया। एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा याद को ताजा करने को कहा। उतर गए वे जमाने और गए वे कद्रदान जो पकाने खाने की रोटियों की कद्र करना जानते थे। मियाँ अब क्या रखा है? निकाली तंदूर से, निगली और हजम। तो कहने का मतलब है कि लोग पहले रोटी खाने के ज़्यादा अच्छे शौकीन मिला करते थे। धीरे धीरे सारी यादें धुंधला हो जा रही हैं। तो आप मियाँ नसरुद्दीन के स्वभाव से आप परिचित हुए। यहाँ पे आप देखेंगे उनका स्वभाव थोड़ा सा कष्ट के कारण तुनक मिजाज हो गया है। तो विद्यार्थियों, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अच्छे के साथ, कुछ नए के साथ। तब तक के लिए आप NCERT के साथ बने रहिए। और आप ज्योग्राफी की जो NCERT हमारी चल रही है, अगर आप पेपर 1 की तैयारी करना चाहते हैं तो उसको आप ज़रूर सुनिए, क्योंकि वहाँ से आपका GS तैयार हो जाएगा। करंट अफेयर के बाद में सोचेंगे, पर पहले आपका जो GS है उसको आप मजबूत कीजिए। क्लास 6 की NCERT से वो शुरू किया है। तो ये जो NCERT हैं बच्चों, ये KVS, NVS और DSSB तीनों में ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। हर बार यहाँ से प्रश्न आपको GK में भी देखने को मिलता है और सब्जेक्ट में तो प्रश्न आते ही आते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए के साथ, कुछ अनुभवों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।